ताकि जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है प्रोजेक्ट की वो हो सके। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है ये ओवरऑल की है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। बाज़ का लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन की, पीपल, प्लान और वर्क को मुकम्मल करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कहते हैं कि बाज़ का उनका ओवरऑल जो बड़ी एक पिक्चर है जो एक उस सिनेरियो के अंदर, उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के सिनेरियो के अंदर बड़े ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, बाज़ का लोग उनको समझ नहीं पाते और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रोजेक्ट के हवाले से अपने इंसेंट मोटिव्स होते हैं उसको वो अचीव नहीं कर पाते। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि इंटीग्रेशन के अंदर इस चीज़ को समझना कि जो ओवरऑल बिग पिक्चर है उस प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए उसकी कंप्लीशन के लिए वो क्या है। लोग जो हैं बाज़ जो डिसीजन लेते हैं उसके अंदर फिर जो उसके लोगों के हवाले से या उसके प्रोजेक्ट्स के हवाले से उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं लोगों के बीच में और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में उनकी अंडरस्टैंडिंग की ना होने की वजह से। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेट किया जाए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को टॉप मैनेजमेंट के साथ जब आप रिस्पॉन्सिबल हों किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो सके। ख़ास तौर पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा इशू होती है, जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जैसे इस चैप्टर के शुरू के अंदर एक ओपनिंग केस बताया गया है कि कैसे निक कॉटसन को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया है एक क्रिटिकली बायोटेक एंटरप्राइज के अंदर, जो कि सिलिकॉन वैली के अंदर एक बड़ी कंपनी है। वो क्या बनाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट जनरेशन का डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना है उन्होंने। तो अनफॉर्चुनेटली 3 सालों के अंदर 3 लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इसको छोड़ चुके ने ये डिसाइड किया है कि निक कार्सन को प्रमोट किया जाए, जो कि एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर है उस कंपनी के अंदर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है काफ़ी अरसे से, कि उसको प्रमोट किया जाए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वो है वो बुला के उसको इन्फॉर्म करता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अब बनाया जा रहा है, और उसको ये भी डिटेल दी जाती है, ब्रीफिंग दी जाती है कि 4 महीनों के अंदर हमें जो एक पहला वर्किंग प्रोडक्ट है वो हर सूरत मार्केट में देना है। तो उसके लिए अब किस तरह से कंपनी को काम करना है, क्या निगोशिएशन करनी है, पोटेंशियल जो बायर हो सकता है इसका उसके लिए, और उनको किस तरह से उन्होंने कन्विंस करना है कि ये चीज़ हम बना लेंगे इस लिमिटेड टाइम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो वो निक को ब्रीफ की जाती हैं। निक जो है पर्सनली एनर्जेटिक इंटेलिजेंट बंदा है और टेक्निकल बैकग्राउंड रखता है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसको इन्वॉल्व किया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। निक अपना काम शुरू करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स का उन्हें पता है, वो जो क्रिटिकल फ्लॉस थे उनको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रोजेक्ट के अंदर। तो अल्टीमेटली निक जो और उसकी टीम अपना काम शुरू कर देते हैं और जितना उनको टाइम दिया गया था उसके अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो पहला वर्किंग प्रोडक्ट उसका वर्जन निकाल लेते हैं। लेकिन इस सारी सिनेरियो के बावजूद जो हायर मैनेजमेंट है वो अपसेट है निक से कि उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक तरह से नहीं की। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं अल्टीमेटली कि किस तरह किन चीज़ों के ऊपर जो है वो हायर प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है वो उससे नाराज़ है, क्योंकि उसने कभी भी एक्यूरेट शेड्यूल नहीं दिया, डिटेल प्लान नहीं दिया कि प्रोजेक्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, किस स्टेज के ऊपर है। तो परफॉर्म उसने बहुत अच्छा किया है अपना काम निक ने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन वो अपने आप को उस रोल से निकाल ही नहीं पाया जो कि एज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर वो कर रहा था। वहाँ पे वो एज अ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर और ट्रबल शूट के तौर पे काम कर रहा था अपनी टीम को लेके, और वही कंटिन्यू उसने किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है
कि वो ये समझे कि हायर मैनेजमेंट चाह क्या रही है, टॉप मैनेजमेंट की कंप्लेंट्स को समझे कि और कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसने वो कंप्लेंट्स वगैरह समझी, क्या उसने वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, अगर कर दी है तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या है उसको, हायर मैनेजमेंट को उस बंदे से। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो बिग पिक्चर के अंदर, सिनेरियो के अंदर, कि जो नए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल जो जो फोकस है इस सारी डेवलपमेंट का या सारे प्रोजेक्ट का, वो जो स्ट्रेटजिकली उस प्रोजेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि सारी डिटेल्स जो हैं वो रिपोर्टिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन हायर मैनेजमेंट के साथ टाइमली मैनर के अंदर की जा सके। तो निक ने कहते हैं कि अपना काम सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे जो है वो कर लिया, अच्छा किया, लेकिन उसने अपने आप को एक एक्स्ट्रा रोल दे दिया सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर के तौर पे कि वो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल की इंटीग्रेशन कर रहा है, जबकि उसको ये गलती से वो ये सोच बैठा है कि शायद जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है उसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स की, और एज अ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे काम करना। कहते हैं कि ये जो है, जबकि जो उसका एक्चुअल काम था प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन का, वो भूल गया। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन क्या है कि जिसके अंदर आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, फोकस ऑन गुड कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन बेसिकली एक अच्छी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का नाम है, ना कि सिंपली इंटीग्रेशन का काम है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज़ नॉट द सेम थिंग एज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, जो कि ओवरऑल वो काम कर रहा था। तो लिहाजा इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन को प्रॉपरली किया जा सके, उसको ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू के तौर पे देखा जा सके, सिस्टम की थिंकिंग को समझा जा सके। तो कहते हैं कि जो निक हैं उन्होंने जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की वो तो उसने प्रॉपरली समझ ली, लेकिन वो अपने आप को उस प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो उनको फुलफ़िल नहीं कर पाए उस तरह से, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो हायर मैनेजमेंट है उसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए पता होना चाहिए कि कितनी टाइम के अंदर ये चीज़ मुकम्मल होने जा रही है, या इसकी क्या डिटेल्स हैं, कौन सा पार्ट बन गया, कौन सा अभी रहता है, ताकि कंपनी ने निगोशिएट करना है। जो भी पोटेंशियल बायर हो सकता है, कोई एक बड़ी कंपनी हो सकती है इस डीएनए की सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को जो वो डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए, तो उन्होंने अपनी निगोशिएशन स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए उनको प्रॉपर डिटेल चाहिए कि इस वक्त तो हो क्या रहा है, स्टेटस क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, कितने अरसे में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो और उसको ये भी समझने की ज़रूरत है कि उनको किस किस्म के रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। क्या वो इन हाउस स्टाफ से ही अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेगी, फ्यूचर के अंदर सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएंगी, या उन्हें इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस लेने की ज़रूरत है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये देखना चाह रही है कि जो प्लान और शेड्यूल है उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, और जो पोटेंशियल बायर है उसके साथ वो उसको शेयर करना चाह रहे हैं उस सारी डिटेल को। तो निक ने जो है वो कहते हैं कि ये चीज़ मिस कर दी। तो इसलिए आप इसको इससे अलग करके देखेंगे कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है उसका एज अ इंटीग्रेटर वो टास्क नहीं बनता। तो जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है उसके अंदर 6 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर ज़रूरी होता है कि आपने डेवलप करना होता है एक प्रोजेक्ट चार्टर, जिसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ताकि ऑफिशियली ऑथराइज किया जा सके इस प्रोजेक्ट को, जिसको वो चार्टर का नाम दे रहे हैं। फिर जब चार्टर, एक तो इसका मकसद है चार्टर बनाना, दूसरा डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, कि जितनी भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए प्लानिंग की जाए,
और उसके लिए जो भी एफर्ट, जो कंसिस्टेंसी, कोहेरेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो मैनेजमेंट प्लान कर सके। एंड देन डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट वर्क, जिसके अंदर ये कैरी आउट करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स को, परफॉर्म करना एक्टिविटीज़ को जो भी उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, और आउटपुट की सूरत में जो भी डिलीवरेबल्स उससे रिक्वायर्ड हैं उनको फिगर आउट करना। वो डिलीवरेबल्स हो सकती हैं, वो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई चेंज रिक्वेस्ट हो सकता है, वो प्लान अपडेट हो सकता है, या डॉक्यूमेंट अपडेट हो सकता है, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो उन चीज़ों को डायरेक्ट और मैनेज करना, और फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट वर्क, इन्वॉल्व ओवरसीइंग, जिसके अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि आपने एक्टिविटीज़ को देखना होता है जो भी परफॉर्म हो रही हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट के, और इसकी जो आउटपुट होती है इस प्रोसेस की, उसके अंदर आप ये देखते हैं कि कहीं पे कोई चेंज रिक्वेस्ट तो नहीं आई, कोई मैनेजमेंट प्लान की अपडेशन की ज़रूरत तो नहीं है, जहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स हैं तो वो किस किस्म की, और उनको किस तरह से उनके ऊपर अप्लाई करना है उनको। फिर आप जब ये सारी चीज़ों में से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाती है, फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं चेंज कंट्रोल को, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं और अवेल्यूएट करते हैं, एंड देन मैनेज करते हैं जो भी चेंजेस आ रही हैं ओवरऑल उस लाइफ साइकिल के दौरान। और फिर फाइनली आउटपुट जो होती है इस प्रोसेस की, उसमें आपको सामने फिर आती हैं कि चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस अपडेट्स का पता चलता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स उसके नतीजे में सामने आते हैं, और जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स आती हैं वो इसके नतीजे में सामने आती हैं, जो भी आपने इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल जो है उसको प्रोसेसेस को अप्लाई किया। देन फाइनली जो आपके पास प्रोसेस है इसके अंदर, वो है क्लोजिंग का, प्रोजेक्ट को या किसी भी फेज़ को, जहाँ पे आप फाइनलाइज करते हैं तमाम एक्टिविटीज़ को, फॉर्मली क्लोज करते हैं प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट के फेज़ को। और इसकी जो आउटपुट्स आपको इस फेज़ के अंदर मिलती हैं वो फाइनल प्रोडक्ट, सर्विस, या कोई भी ट्रांजिशन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के नतीजे में वो कोई एसेट्स अपडेट भी हो सकती है। तो ये 6 प्रोसेस इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, इनकी इनपुट्स हैं, और उसके नतीजे में आउटपुट्स यहाँ पे बताई गई हैं। उसी चीज़ को ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस स्लाइड के अंदर, कि जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उनमें सबसे पहले इनिशिएशन, जैसे हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, उसका प्रोसेस वहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा होता है, इनिशिएशन का, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, और उसकी आपको आउटपुट क्या मिलती है, प्रोजेक्ट चार्टर। प्लानिंग का फिर दूसरा प्रोसेस है जहाँ पे आप डेवलप करते हैं मैनेजमेंट प्लान, और अल्टीमेटली आप वहाँ पे अपना फाइनलाइज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। एग्जीक्यूशन, फिर एग्जीक्यूशन के अंदर डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस अप्लाई होता है। इसके नतीजे में एग्जीक्यूशन के अंदर जो आपको आउटपुट्स इस प्रोसेस के अंदर मिलती हैं वो डिलीवरेबल्स, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस डाटा, चेंज रिक्वेस्ट अगर कोई हैं तो आ रही हैं, तो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मुकम्मल काम हो रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो प्लान अपडेट्स और डॉक्यूमेंट अपडेट्स, तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें वो एग्जीक्यूशन के दौरान आती हैं। फिर आप मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं वो 2 किस्म के हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, और इंटीग्रेशन चेंज कंट्रोल। एक तो जो नॉर्मल आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं उसके नतीजे में हो सकता है कि कोई चेंज रिक्वेस्ट आ रही हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कोई अपडेट रिक्वायर्ड हो, उसको चेंज करना पड़ गया है, डॉक्यूमेंट की अपडेशन रिक्वायर्ड है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने उस चेंज को, जो भी रिक्वेस्ट आई है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है आप उस प्रोसेस के अंदर। तो उस चेंज के बाद जो इंटीग्रेशन है उसमें आप अप्रूवल आ जाती है चेंज रिक्वेस्ट की, हायर मैनेजमेंट की तरफ से या प्रोजेक्ट मैनेजर की को प्रेजेंट की जाती है, और जो चेंज लॉग्स हैं वो बनाई जाती हैं। इसके नतीजे में जो भी चेंज आई थी उसकी जो लॉग है वो क्रिएट की जाती है कि कितनी डिविएशन आई है एक्चुअल प्लानिंग से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो भी अपडेट्स हैं वो इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं हम, और डॉक्यूमेंट अपडेट जो भी प्रोजेक्ट के चेंज हुए हैं। फाइनली क्लोज आउट करते हैं उसको, किसी भी प्रोजेक्ट को या फेज़ को, और फाइनल प्रोडक्ट, सर्विस या
जो भी रिज़ल्ट उसका आता है, जो भी ट्रांज़िशन आती है उसके नतीजे में वो क्लोज़ आउट के अंदर फाइनलाइज़ करते हैं, और जो भी एसेट्स, प्रोसेस एसेट्स बने हैं इसके नतीजे में, उनको हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो इसी चीज़ को हाइलाइट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल कोट की गई है व्हाट वेंट रॉन्ग के हवाले से, कि एयरबस 380 मेगाजेट project was 2 years behind schedule in October 2006, causing Airbus parent company to face an expected loss of $6.1 billion over the next 4 years. के सिर्फ एक जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो गलती की वजह से $6.1 बिलियन का नुकसान हुआ है एयरबस को A380 मेगाजेट की प्रोडक्शन के अंदर। किस किस्म की सफरिंग थी? द प्रोजेक्ट सफर्ड फ्रॉम स्वेयर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था अर्ली दिस ईयर व्हेन pre-assembled bundles containing hundreds of miles of cabin wiring were delivered from a German factory to the assembly line in France. Workers discovered that the bundles called harnesses didn't fit properly into the plan. राइट, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था। जो चीज़ बन के आई है वो अपनी प्रॉपर प्लेस के ऊपर फिट नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से अब क्या हुआ, सारा काम जो है वो स्लो डाउन हो गया है। असेंबली स्लो टू अ नियर स्टैंड स्टिल, उसकी वजह से सारा काम रुक गया। एज वर्कर ट्राई टू पुल द बंडल अपार्ट एंड रीथ्रेड देम थ्रू द फ्यूजलेज, तो वो जो इंजन के अंदर उन्होंने उसको वायर को दोबारा उसको
उस ऑर्गेनाइजेशन की, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं आने वाले टाइम में, और थ्रेट्स क्या है बिजनेस को इसकी वजह से। और फिर ये प्रिडिक्ट किया जाता करने की कोशिश की जाती है कि फ्यूचर ट्रेंड क्या होंगे जब हम ये चीज़ बना रहे होंगे, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी और इस नई प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी ज़रूरत होगी आने वाले टाइम के अंदर। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है वो इस तरह से देखा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के हवाले से। तो उसमें स्वाट एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। स्वाट एनालिसिस के अंदर एनालाइज की जाती हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, जो कि एक बड़ा कॉमन टूल है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, कि जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं और प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से किस तरह से आपने जो है वो चूज़ करना है उनमें से, और क्या मेथड इस्तेमाल करना है और फॉर्मलाइज कैसे करना है उसके लिए प्रोजेक्ट चार्टर। तो जो स्वाट एनालिसिस है उसके लिए यहाँ पे जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हो, ये एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है कि 4 लोगों का एक ग्रुप है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उसके ऊपर वो स्वाट एनालिसिस अपना परफॉर्म करते हैं। तो वो इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या हैं इसमें। स्ट्रेंथ्स के हवाले से वो ये देख रहे हैं 4 लोग कि चारों जो हैं वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे पास न्यूमरियस कॉन्टैक्ट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ये एक उनकी स्ट्रेंथ है, न्यूमरियस कॉन्टैक्ट्स। फिर 2 ऑफ अस हैव स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। 2 हमारे जो हैं वो इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं सेल्स के हवाले से। 2 जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं टेक्निकल स्किल्स के हवाले से, और जितनी भी फ़िल्म मेकिंग की टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका उन्हें मालूम है कि वो क्या कौन कौन से इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरह काम करते हैं। तो टेक्निकली 2 लोग काफ़ी साउंड हैं। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि इम्प्रेसिव सैम्पल्स ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके पास, उन लोगों ने काम भी पहले से किया हुआ है, तो सैम्पल प्रोजेक्ट्स उनके पास पहले से मौजूद हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ्स हैं चारों लोगों की मिला के। वीकनेसेस क्या हैं कि फाइनेंशियली इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग, अकाउंटिंग का उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उसको कैसे मेजर किया जाता है, किसी भी नए प्रोजेक्ट को या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करने के लिए कितना फ़ायदा नुकसान होगा, तो वो उससे बिल्कुल भी उन्हें मालूम नहीं है। और कोई क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के हवाले से उनके पास। कम पैसे हैं नए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, ये वीकनेस है। कंपनी की वेबसाइट नहीं बनी हुई, लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस के रन करने के लिए है उनके पास, तो ये उनकी वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या है कि पोटेंशियल क्लाइंट जो है ना वो लार्ज प्रोजेक्ट शी वुड लाइक टू बिड ऑन, कि उनके पास एक पोटेंशियल क्लाइंट है जो कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकती है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और चूंकि फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं कि उस वक्त ग्रो कर रही है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में उनकी प्रोडक्ट हो सकता है कि अपनी जगह बना ले। और 2 मेजर कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं प्रमोशन के हवाले से, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी को। तो ये उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फाइनेंशियल भी उनको मिल सकता है, कंपनी वो इंडस्ट्री में नाम भी बना सकते हैं, और 2 ऐसे बड़े इवेंट आ रहे हैं जहाँ पे वो मार्केट कर सकते हैं अपने आप को। थ्रेट्स ये हैं कि बहुत सारे जो दूसरे इंडिविजुअल जो कंपनीज़ हैं वो सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं और उनके बड़े नाम हैं। कस्टमर माइट प्रेफर वर्किंग विद एस्टैब्लिश इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनके पास थ्रेट्स हैं। और हाई रिस्क है फिल्म बिजनेस के अंदर। तो ये जो स्वाट एनालिसिस है वो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का किया एंटरप्रेन्योर्स ने, और इसको माइंड मैपिंग एक टूल इस्तेमाल होता है, टेक्निक इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आप ब्रांचेस बना देते हैं कोर आइडियाज़ की, स्ट्रेंथ्स, थॉट्स और आइडियाज़ की सूरत में, और ये डिपिक्ट कर देते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर उनके हवाले से
उन उन स्वॉट एनालिसिस के हवाले से जो उनके पास पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके पास आ जाते हैं कि एक्सटर्नल अकाउंटेंट, उन्हें फिर ये पता चल जाता है कि उन्हें करना क्या है अब इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें ये पता चल गया है कि जी हमें जो है ना वो एक एक्सटर्नल अकाउंटेंट या कोई फर्म ऐसी जो उन्हें इसके बिज़नेस के अंदर मदद कर सके, उसकी ज़रूरत है सबसे पहले। कोई अकाउंटेंट चाहिए। फिर उन्हें ये आइडेंटिफाई किया कि इसके लिए उन्हें कोई वेबसाइट बनानी है, कोई एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए पास्ट प्रोजेक्ट्स, ताकि वो उसके ऊपर डाल सकें, अपनी पोर्टफोलियो बना सकें, लोगों को दिखाया जा सके अपनी प्रोफाइल। मार्केटिंग प्लान फिर उन्हें रिक्वायर्ड है, एक प्रॉपर चीज़ों को वो मार्केट कर सकें। और स्ट्रांग प्रपोजल उन्हें चाहिए कि जो पोटेंशियल उनका बिडर है उसको वो कन्विंस कर सकें। तो उसके अलावा वो प्रमोट करेंगे कंपनी को उन दो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वहाँ पे वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कंपनी जो है, ये एक टूल है जिसकी मदद से आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए अपना पहले एनालिसिस कर सकते हैं अपने बिजनेस का, कि वो किस हद तक हम कहाँ पे खड़े हैं। स्वॉट एनालिसिस के बाद आप एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो प्रोसेसेस फॉलो कर रही है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए, उसके अंदर उसकी क्या स्टेजेस हैं, पर्टिकुलरली आईटी प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक मॉडल बना हुआ है जहाँ पे हर स्टेज के ऊपर कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनको हम यूज़ कर रहे हैं आईटी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट स्टेज जो है इसकी सबसे पहले वाली, जहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उसका। जो पहले स्टेप के अंदर आपने ये देखना है कि टॉप ऑफ द हायरार्की एक स्टीयरिंग कमेटी है जो डेवलप कर रही है आईटी स्ट्रेटजिक प्लान, ताकि उसको टाई अप किया जा सके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक प्लान के साथ। एक स्टीयरिंग कमेटी है, वो टाई अप कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी मिशंस को और विजन को ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो भी की बिजनेस एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये जो स्टीयरिंग कमेटी है, ये मैनेजर्स भी हो सकते हैं से मिलके बनी हुई हो सकती है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। उनकी मिला के एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा सकती है, जिनका काम है जो आगे उस बॉक्स के बाहर जो एरो के सामने चीज़ लिखी हुई है उसको आइडेंटिफाई करना। जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को, तो फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस एरिया के अंदर रहते हुए एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस के नतीजे में वो आउटलाइन करेंगे बिजनेस प्रोसेसेस को, जो कि मरकज़ी हैं अचीव करने के लिए स्ट्रेटजिक गोल्स, और डिटरमिन करने के लिए कि कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो उनको उसने डॉक्यूमेंट करना है कि बिजनेस प्रोसेस एरियाज़ को दूसरे स्टेप के अंदर। उससे अगले स्टेप के अंदर उन्हें ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को, और ऑर्गेनाइजेशन के डिफ़ाइन करने हैं स्कोप्स को, बेनिफिट्स को और कंस्ट्रेंट्स को, जो भी पोटेंशियल आईटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से। और फिर आपने लास्टली जो भी प्लानिंग वगैरह की है उसको एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज। तो इस स्टेप के ऊपर आप चूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो उसको करना चाहिए, और उसके ऊपर है बाकी सारे जो पैसा वगैरह है वो रिसोर्सेज हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस तरह के सिनेरियो के लिए, कि ओनली 1 in 7 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कम्स टू फ्रूटेशन। एक ही जो है वो कहते हैं कि 7 में से कोई एक होता है जिसमें फ़ायदा होता है। वाई इज़ दैट सम कंपनीज लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, ह्यूलेट पैकर्ड एंड सोनी आर कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल इन जो उनके नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर, बिकॉज दे यूज़ अ डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक अप्रोच टू new product development project based on best practices. 4 important forces behind NPD success include the following: a product innovation and technology strategy for the business, और इसके अलावा resources commitment and focusing on the right projects, are solid portfolio management, effective flexible and streamlined idea to launch processes, the right climate and culture for innovation, true cross-functional teams, and senior management commitment to the
न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो उसके लिए कहते हैं कि ये कंपनीज ही हमेशा क्यों सक्सेसफुल होती हैं कि इनके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो उसकी ये उन्होंने रीजंस बताई भी हैं कि एक तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी उनकी बिजनेस से अलाइन करती है, फिर रिसोर्सेज की कमिटमेंट होती है और फोकस होता है राइट प्रोजेक्ट्स के अंदर, सॉलिड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो अपनी करते हैं, इफेक्टिव फ्लेक्सिबल और स्ट्रीमलाइंड आइडियाज़ उनके होते हैं जो कि मैच प्रॉपर उसके ऊपर होमवर्क करने के बाद वो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में, वो चाहे किसी भी कंट्री में हो सकती है। और राइट क्लाइमेट और कल्चर होता है इनोवेशन के लिए उनके पास, और ट्रू क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जो कि प्रॉपरली पहले अपना होमवर्क करती हैं उस पर। मेथड्स क्या हैं सिलेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को? बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे ये लिस्ट डाउन किए गए हैं नीचे। उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करती हैं कि करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पॉसिबली हो सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन। फिर वो उनमें से नैरो डाउन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अपनी प्रोफाइल के मुताबिक, और उसमें से कोई एक उन्होंने पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स में से उठाना होता है जो उनके वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इसमें से सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। वो किसी भी हवाले से हो सकता है। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना कोई कोई डायरेक्ट उसका कोई मेथड नहीं है, उसके लिए एक से ज़्यादा मेथड अवेलेबल हैं जिनको परफॉर्म करके अप्लाई करके फिर जो मोस्ट सूटेबल है वो कोई प्रोजेक्ट उठाया जाता है उसके नतीजे में। तो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए कॉमन टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती हैं उनमें फोकस किया जाता है ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के ऊपर सबसे पहले, कि जैसे हमने कहा कि कोई एक उसका एग्जैक्ट एजेंडा नहीं होता कि इस हवाले से हमने देखना है। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के हवाले से हो सकती हैं वो चीज़ें, या कैटेगराइजेशन के हवाले से हो सकता है आईटी प्रोजेक्ट्स की, या फिर परफॉर्मिंग नेट प्रेजेंट और अदर फाइनेंशियल एनालिसिस के फ़ायदा ओवरऑल रेवेन्यू किसके ऊपर सबसे ज़्यादा आएगा उस हवाले से उसके ऊपर एनालिसिस हो सकता है, या इसी तरह से कि बाकी उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ क्राइटेरियाज डिसाइड करके उसमें से फिर आप वेटेड स्कोरिंग मॉडल की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं, या इसी तरह से आपने कुछ और क्राइटेरियाज बनाए हुए होते हैं जहाँ पे जिसको आप बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं। आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो उसकी बेस के ऊपर भी आप उनमें से किसी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कोई सा भी या इनमें से जो इनके कॉम्बिनेशन है इन अप्रोचेस का, इनके कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके भी किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर सबसे पहले बात करें इनमें से जो पहला तरीका है कि ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को फोकस करना, उसके हवाले से उसके पर्सपेक्टिव में अगर किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो वो क्या हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो उसके हवाले से यहाँ पे है कि जो ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड हो सकती हैं वो ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी अपने आप को अपनी सेफ्टी या अपने इक्विपमेंट को या अपनी ओवरऑल इंटरनल इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाह रही, इम्प्रूव करना चाह रही है, या वो ओवरऑल अपनी कंपनी का मोरल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से कोई एक इस तरह का प्रोजेक्ट अडेप्ट किया जा सकता है। या वो कोई बेटर कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या कस्टमर सर्विस को वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसका कोई भी मोटिवेशन हो सकती है। लेकिन कोई एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना कि उनमें से उनमें से जो ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं कि वो कौन सी है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनमें से कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट करना फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ सच प्रोजेक्ट इज़ ऑफन इम्पॉसिबल। इनकी जस्टिफिकेशन देना कि इनमें से किस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके जो है वो हमारी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होगी, तो ये कहना मुश्किल होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि एक जनरल सा आइडिया ही होता है कि किस चीज़ को जो है वो आपने ज़्यादा मैयर करना है, तो किस चीज़ को आपने ज़्यादा वैल्यू करना है, उसके हिसाब से आप उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे ये कोटेशन भी है कि जो इस चीज़ को इस प्रोसेस को थोड़ा सा जस्टिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है। इट इज़ बेटर टू मैयर गोल्ड रफली देन टू काउंट पेनीज प्रिसाइसली। सारी डिटेल के बजाय ओवरऑल आप उसकी मेजरमेंट करते हैं कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है, कितना इसके ऊपर पैसा लगेगा और हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आप उसका ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को देखते हैं।
तो इसका एक ये भी तरीका है कि जहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स की बेस के ऊपर, और उनमें से जो 3 बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं आप इनके मुताबिक सेलेक्ट करते हैं उसको, कि उसकी नीड क्या है, फंडिंग उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, और उसको कंप्लीट करने के लिए जो लोगों के अंदर विल पावर है वो कितनी है। कि दूसरे लफ्ज़ों में, क्या उस कंपनी के लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग एग्री हैं कि इसको किया जा सकता है? क्या उनके अंदर ये कैपेसिटी या डिज़ायर भी है कि वो इसको कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल फंड्स जो रिक्वायर्ड हैं वो उसके पास हैं? और क्या इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जो विल रिक्वायर्ड है वो उस कंपनी के अंदर मौजूद है कि नहीं? तो इन नीड, फंड्स और विल की बेस के ऊपर भी जज किया जा सकता है किसी प्रोजेक्ट को, और फिर कैटेगराइज करके भी उसको सिलेक्ट किया जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट को लेके चलना है। तो ये एक दूसरा तरीका है जहाँ पे आप सिलेक्शन करते हैं प्रोजेक्ट की कैटेगराइजेशन के हवाले से, कि इस प्रोजेक्ट को करने का मुहर्रिक क्या है, इम्पेटस क्या है इसका, और इसके लिए कितना टाइम अवेलेबल है, और जो ओवरऑल प्रायोरिटी है इसको कंप्लीट करने की वो हमारे पास कितनी है। और ये जो हम कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप कैटेगराइज कर रहे हैं उसकी टाइम के हवाले से, उसके इम्पोर्टेंस के हवाले से और उसकी प्रायोरिटी के हवाले से, तो वो नॉर्मली जो उसके अंदर जो उसका मुहर्रक होता है किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का, उसके अंदर ये होता है कि ये किस किस्म की प्रॉब्लम, किस किस्म की अपॉर्चुनिटी और इसके लिए रिक्वायर्ड जो डायरेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। वो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को, या किसी डायरेक्टिव को। प्रॉब्लम से मुराद क्या होती है कि कोई भी ऐसी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के से रोक रही है, तो वो पॉसिबली कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी उस करंट सिनेरियो के बेस के ऊपर, उस एंटिसिपेशन के बेस के ऊपर, उस प्रॉब्लम की बेस के ऊपर भी सिलेक्ट किया जा सकता है किसी प्रोजेक्ट को। फॉर एग्जांपल, कोई एक सिस्टम जो आपने पहले से बनाया हुआ है, लोग उसके ऊपर लॉग इन होना चाह रहे हैं और लोगों को लॉग इन होने में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो अब पहुंच गया है। जैसे हमारे केस में था कि फिर हमने बारी बारी मुख्तलिफ क्लासेस का जो है वो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स वगैरह करवाए थे, क्योंकि रश लोड उसके ऊपर ज़्यादा हो गया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के केस के अंदर कंपनी जो है वो इनिशिएट कर सकती है कोई एक प्रोजेक्ट के कैसे जो करंट सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस किया जा सके, उसके अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, हार्डवेयर को बढ़ाया जाए, या एक्सेस लाइंस की कैपेसिटी को बेहतर किया जाए, स्टोरेज बढ़ाई जाए, या क्या किया जाए। तो एक ये भी वजह हो सकती है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस करने के लिए, कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकती है उस अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर। कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने शुरू में वो केस जो है वो डिस्कस किया था ओपनिंग के अंदर, जहाँ पे डीएनए के अंदर एक नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का एक डीएनए सीक्वेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, जो चंद लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनसे पहले एक अच्छी प्रोडक्ट जो अगर बना के दे दी जाए तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी को उसका फ़ायदा हो सकता है। या वो किसी डायरेक्टिव के नतीजे में हो सकता है जहाँ पे आपको नई रिक्वायरमेंट इम्पोज कर दी जाती हैं मैनेजमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी कोई भी बाहर का जो ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। दूसरी चीज़ें, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कॉम्पिटिटर्स ने बेहतर कर ली अपनी चीज़ें, तो अब उसको काउंटर करने के लिए हायर मैनेजमेंट आपको डायरेक्टिव्स देती है कि जी आप अपनी भी चीज़ों को जो है वो बेहतर करें। मेडिकल इक्विपमेंट के जो रिक्वायरमेंट है उनको बेहतर करने के लिए भी वो हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है, ऑर्गेनाइजेशंस इनमें से किसी भी रीज़न की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आसान होता है कि अप्रूवल होना किसी भी प्रोजेक्ट का, क्योंकि और फंडिंग होना, जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स या डायरेक्टिव्स वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं, या जहाँ पे ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मजबूरी है, हर सूरत आपने उसको बेहतर करना ही करना है। उस प्रॉब्लम को, उस डायरेक्टिव को आपने रिस्पॉन्ड करना ही करना है, वरना वो आपका बिजनेस जो है वो उसको नुकसान हो सकता है। जबकि
जो अपॉर्चुनिटी है वो फिर डिपेंड करती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कितने ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे हमने कहा था कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये विल टेक टू डू, लॉन्ग इट विल टेक टू डू एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। तो ये टाइम की बेस के ऊपर भी हो सकती है कि ये कितना टाइम लेगी और उसको मुकम्मल करने के लिए क्या चाहिए, और जो ओवरऑल प्रायोरिटी है इसके लिए प्रोजेक्ट्स की वो क्या है, मीडियम, लो और हाई प्रायोरिटी करंट बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से, कि किसको सबसे पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। तो ये जो जो सबसे क्रूशियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़ाहिर है कि उनको सबसे पहले लिया जाता है। तो आप प्रोजेक्ट्स को की कैटेगराइज कर सकते हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स को उनकी इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी, इन तीन कैटेगरीज की वजह से भी। फिर एक तरीका ये भी है कि आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें उनके फाइनेंशियल एनालिसिस की बेस के ऊपर। फाइनेंशियल कंसिड्रेशन जो हैं वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपके पास जो इकॉनमी है उसको, चूँकि ये बढ़ती जा रही है और चेंज भी हो रही है विद एवरी पासिंग डे, तो वहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है कंपनीज को कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, या किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लगाया जाए तो वो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह की कोई भी एनालिसिस करती हैं तो उससे पहले उन्हें अपने बिजनेस केस को अप्रूव करवाना पड़ता है प्रोजेक्ट को परसू करने के लिए, ताकि और जितने भी उसके फाइनेंशियल। मोहम्मद नमान और यूसुफ सगर, फोकस ये है कि हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है लेक्चर को आने वाले तो लेक्चर्स के अंदर। तो इस केस में फिर ये होगा कि हमें अगले में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ अप टू यू। वी हैव कवर्ड 43 मिनट्स लेक्चर राइट नाउ। तो जो 156 मतलब 56 मिनट्स, तो वो ये होगा कि फिर अगले में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इनफैक्ट जो अभी की डिस्कशन है इसमें वी हैव टू गो टिल 1 और 7 मिनट्स, क्योंकि ये वाला जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है इसको तकरीबन हम एनपीवी, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट तक जो है वो कवर करेंगे। पे बैक के बाद और उससे ऑनवर्ड वाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में चला जाएगा। इट इज अप टू यू। अगर कहते हैं तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ, अदरवाइज ये कि अगले में फिर बाकी रिमेनिंग कवर कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? सर पढ़ा देंगे। चले 1 घंटा और 7 मिनट तक ये चलेगी डिस्कशन, ठीक है जी। मोहम्मद नोमान कह रहे हैं कि अगली में कर लेंगे, यूसुफ कह रहे हैं कि इसमें कर लें। अगली हमारी बस एक क्लास होगी, उसमें कर लेंगे। आज 3 डे की 3 क्लासेस हैं। ओके, चले फिर ये सही है। रिमाइंड करवाना है मुझे नोमान ने नेक्स्ट क्लास के शुरू में कि हमने कहाँ तक कवर किया था, तो फिर रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट में कर देंगे, ठीक है। अच्छा ओके, आज 3 है, नेक्स्ट एक है, तो ज़्यादा बेहतर है कि एक में किया जाए जिसमें थोड़ा बहुत फ्रेश होकर आप ये डिस्कशन सुन लें, क्योंकि ये जो अभी वाला पार्ट है जो स्टार्ट होने जा रहा है ये ज़्यादा टेक्निकल है ना, इसके अंदर वो टेक्निकलिटी ज़्यादा है। तो चलें इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है। सर जी आपसे सर वो लिंक भी सेंड कर दें सर वीडियो का जिसपे आपने सर अपलोड की हुई। ये वाली तो मैं अभी अपलोड करूंगा, प्रीवियस मैंने करके शेयर कर दी थी, तो इसका मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। सर हमें नहीं मिली, सर हमें नहीं मिली क्लास में। ओ भाई, क्लासरूम को ज्वाइन किया है आपने? क्लासरूम पे हो यूसुफ सर्वर, वहां पे लिंक है, वहां पे लिंक देखो ना, सारों को मिला हुआ है, तो लिंक देखो उसको मिल जाएगा आपको। प्रोसेस ग्रुप्स का दिया हुआ है, इसका मैं डाल दूंगा। सर पिछले सारे लेक्चर्स की हो गई हैं अपलोड? जी सर। सारे नहीं हुए, सारों का नहीं टाइम मिल रहा यार उनको ऑडिट करने का, बड़ी मुसीबत है।
एक चले काम सर नहीं थोड़ा होता सा टाइम अगर वीकेंड के निकल ऊपर। जाए तो वो कर दें, क्योंकि लड़के काफी हैं जो मतलब लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ लेकिन वो ना, वो एहसान नहीं कर रहे इसमें हमारे पे जो नहीं ले रहे ना, उनको लेनी चाहिए नहीं सर वो टेक्निकली। हाँ वो मैं बता रहा हूँ नुमान, जी जी कि आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ चल रहे हो, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता हूँ ना। अब अगर कोई बच्चा नहीं ले रहा, अगर वो नखरे में है, तो उसको भी थोड़ा पेनलाइज करना मेरा बनता है। इनफैक्ट जैसे अगर कोई चीजें मैंने नहीं अपलोड की या मैं लेट करता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने तो कवर कर लिया मेरे साथ, उनको तो फायदा हो गया। क्योंकि इसके अंदर एट द एंड जो 20% से आप लोगों के सेशनल्स के, उसके अंदर क्लास पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट हुआ करती है, तो हमें वो यस भी सर देखना होता है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो यस वो ठीक है, हेल्प करने के लिए सेकेंडरी उसमें वो हम थोड़ा सा लेट उसको किया करेंगे, ताकि लोग उससे पहले अपनी, जो मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों ने बुक को देखते चले जाना है, वो बुक को देखते रहें जो लोग नहीं कर रहे। तो वरना तो ये होगा कि ठीक है नहीं क्लास लेट शो के बाद में यार कर लेंगे, या इसमें भी अटेंटिव नहीं रहेंगे, फिर वो डिस्कशन हमारी गुजर जाएगी, तो बाद में क्वेश्चन वगैरह करने का कोई फायदा नहीं। तो उस केस में ये हम ना कुछ चीजें इंटेंशनली भी कर रहे होते हैं। खैर मैं इंशाल्लाह अपलोड ओके कर दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।